Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in last two classes we have solved till unit 4. Unit 4 तक के questions हम लोगों ने solve किए हैं and वो questions मैंने खुद बनाए थे. Now because tomorrow is your social work exam, आज की class में हम लोग पूरे syllabus से जितने भी important PYQs हैं उनको discuss करेंगे. ठीक है, देखो किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ना सिर्फ आपका वहाँ से टॉपिक कवर हो जाता है बट कभी कभी ना सिर्फ PYQ पढ़ के जाओगे अच्छे से अगर तो भी एग्ज़ाम में अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस करेंगे एंड फोकस जो है वो रहेगा कि आप कुछ नया सीख पाएँ ताकि एग्ज़ाम में कल अगर इन केस कुछ रिपीट होता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लें. ठीक है, now those of you who don't know me, I am Bharvi Bharadwaj and I teach sociology on this platform, but because many students requested me तो अभी मैं social work के लिए भी पढ़ा रही हूँ. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जितना भी सोशल कॉन्सेप्ट इस चैनल पे पढ़ा है तुम लोगों के यूनिट में एक यूनिट पूरा सोशल कॉन्सेप्ट पे है तो प्लीज़ वहाँ से कोई भी क्वेश्चन इजी आएगा तो उसको गलत मत करके आना. ठीक है, उसके लिए इग्नू सीरीज़ को देख सकते हो. देखो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर सोशल वर्क और सोशोलॉजी ओवरलैप होता है. जैसे जीके पोर्शन, तो जितना जीके पोर्शन आप लोग सोशोलॉजी के एग्ज़ाम में पढ़ते हो CUET PG के लिए वो सेम सोशल वर्क में भी यूज़ होता है, इवन उससे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ओवरलैप होती हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ओवरलैप हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी ओवरलैप हो सकते हैं. ठीक है, बेसिक्स ही आते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड ही आता है बहुत ज़्यादा आपसे वो इकोनॉमिक्स में भी जो एकदम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से हो, योर अंडरस्टैंडिंग. तो क्वेश्चंस आते हैं बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि कल के पेपर में आपको पहले पूरा पेपर रीड करना है अच्छे से, उसके बाद आपको उसमें से जॉट डाउन करने हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप डायरेक्टली ईजिली कर पा रहे हो एंड आप उसमें श्योर हो. सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए जिनमें आप 100% श्योर हो. जैसे अगर 75 क्वेश्चंस हैं एंड लेट्स से उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आप 100% श्योर हो, तो सबसे पहले वो 10 क्वेश्चंस करो. उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाओ जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है. ठीक है, और लास्ट में वो क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो जिसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड गेस करना चाहिए. अगर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वहाँ पर तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग से आप लोगों को बचना है. ओके, आफ्टर दी सेशन डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कि किसने किसने क्लास अटेंड किया है और कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो कल एग्जाम दे रहे हैं. ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ यू गाइज नो दैट चैट में आप सबको आंसर देना है सारे ही क्वेश्चंस का. ओके, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs regarded as what? Community development, sustainable development, global development या फिर national development? What will be the correct answer? सब लोग मुझे चैट में आंसर दो. The correct answer is B, that is sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ये. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग आज की ज़रूरतों को पूरा तो करें बट किसी भी चीज़ को वेस्टफुल तरीके से हमें नहीं कंजम्पशन करना चाहिए. हमेशा फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच के हमें कंज्यूम करना चाहिए चीज़ों को. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अगर हम जैसे वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, अपने कंजम्पशन के साथ साथ हम आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं. सो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पर हम आज की नीड्स को अपना पूरा करें बट हम फ्यूचर की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और फ्यूचर की नीड्स का भी सोचें. ओके, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर. ये बहुत फेमस डेफिनेशन है. इट इज़ गिवन बाय द नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, प्लीज़ ये चीज़ याद रखना. अच्छा, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, जिसके बारे में एक थिंकर है मीडो जो बात करते हैं अपनी बुक में, द लिमिट्स टू ग्रोथ. ठीक है, द अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट विल लीड टू कोलैप्स ऑफ इंटर रिलेटेड सिस्टम्स ऑफ अर्थ. अगर हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा? हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच के चीज़ों को कंज्यूम करेंगे और उससे फिर हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो अर्थ है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगा फ्यूचर में. ओके, अच्छा यहाँ पर देखो, इसमें एक डूम्स डे की बात भी की गई है कि अगर इस तरीके से अनसस्टेनेबल ग्रोथ बढ़ेगा तो एक दिन एक ऐसा आएगा जो कि डूम्स डे होगा.
ओके, जिसके बारे में ये थिंकर बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से गाइज हर साल क्वेश्चन आया है एंड दैट इज वाई दिस क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है अपने एंड से तो थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे देखो सारे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में आता है पॉवर्टी आ चुका है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग आता है, क्वालिटी एजुकेशन आता है, जेंडर इक्वालिटी आता है। ये सब आपको पता होने चाहिए कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से नंबर पे है। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। कुछ नहीं तो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। Now, question number 2. Corporate social responsibility considers what? Impact of company's failure, impact of company's action on society, impact of company's success या फिर impact of company's wind up. CSR यानी corporate social responsibility किस में आएगा? The correct answer is B. जिन्होंने B आंसर दिया है, वेरी गुड। Impact of company's action on society में CSR आएगा। क्या होता है ये CSR? देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ बिजनेस मॉडल। ये एक तरह का ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जहाँ पे जो कंपनीज होती हैं दे इंटीग्रेट सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न्स इनटू ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स एमिंग टू कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस बियॉन्ड जस्ट प्रॉफिट। यानी यहाँ पर जो कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, वो अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा मॉडल रखते हैं जो सोसाइटी के लिए बेटर हो। अच्छा, यहाँ पर ना 4 पिलर्स होते हैं या यू कैन से 4 टाइप्स ऑफ CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहला है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा लीगल, देन एथिकल एंड देन फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, इकोनॉमिक में आ जाता है कि बी प्रॉफिटेबल, ओके। लीगल में आता है कि ओबे द लॉ, एथिकल में आता है कि किसी को हार्म मत करो, ठीक है, जो सही है वो करो। फिलेंथ्रोपिक में आता है कम्युनिटी को बढ़ाना, ठीक है, एक अच्छा सिटीजन होना। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस गाइज, इन केस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ओके, ना यहाँ पर मैंने बेनिफिट्स को भी ऐड कर दिया है, देखो तो इसको रीड कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, न्यू बिजनेस को विन करना, स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप को इन्हांस करना, कस्टमर रिटेंशन को बढ़ाना, एक्सेस टू फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं दैट यू गाइस कैन रीड। ओके, now question number 3. The slogan a tree for each child was coined for, देखो ये स्टेटमेंट जो है ये ऑलरेडी आया हुआ है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया था एंड आई केम टू नो दैट 2010 में दिस क्वेश्चन केम नेट PYQ। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था। ठीक है, अब देखो पेपर 1 से भी NTA ने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया, तो NTA के जितने भी पेपर्स होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और वहीं से क्वेश्चंस ये लोग इधर उधर रिपीट करते रहते हैं। अब देखो ये जो स्लोगन है ये किससे एसोसिएटेड है? सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, क्लीन एयर प्रोग्राम, सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अब देखो यहाँ पर ना मैंने जो सर्च किया उसके हिसाब से द आंसर शुड बी ए, बट जो आंसर की में CUET PG ने आंसर दिया है वो है डी। तो मेरे हिसाब से आंसर ए होगा क्योंकि यहाँ पर प्लांटेशन की बात की जा रही है और सोशल फॉरेस्ट्री में हम लोग इसी की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है ना उसमें प्रोटेक्शन की बात होती है और ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है मेरे हिसाब से, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई थिंक द आंसर शुड बी ए। ओके, देखो the slogan a tree for each child was coined as a part of social forestry program which aimed to involve communities in afforestation। ठीक है, पेड़ लगाना, efforts and promote environmental awareness, this initiative encouraged children and local communities to plant trees, यानी बहुत सारे plants लगाना, इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा गया इस स्लोगन की वजह से। ओके, ना यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को देखने हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, फार्म फॉरेस्ट्री मतलब होता है प्राइवेट लैंड पे ट्री का प्लांटेशन करना। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होता है विलेज मैनेजिंग फॉरेस्ट। एग्रो फॉरेस्ट्री होता है कंबाइनिंग एग्रीकल्चर विद ट्री कल्टीवेशन। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब होता है ग्रीनिंग अर्बन एरियाज, यानी जब हम लोग अर्बन एरियाज में बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो उसको हम लोग अर्बन फॉरेस्ट्री कहेंगे। ओके, द ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्रूव इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन एंड इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स।
ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बायोमैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट. नाउ बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ये मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में अभी समझाऊंगी. ठीक है, पहले ऑप्शंस को रीड करो. वेयर सम कंपाउंड्स रिमेन इन द इकोसिस्टम इन वर्चुअली अनचेंज्ड फॉर्म एज दे आर पास्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय प्रीडेशन. When some compounds change their properties and become part of their organism, magnification of compound with one step after the other, biodegradation of environmental system in which some compounds continuously change their characteristics. What will be the correct answer? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करके आंसर देने की कोशिश करो, इवन दो आपको ये टॉपिक नहीं पता है, नहीं समझ में आया है, बट स्टिल मैं आपको एक बहुत ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ. देखो, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ डेंजरस केमिकल्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में मूव होते हैं इन योर फूड चेन. अच्छा, फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट एक लिविंग बीइंग से दूसरे में मूव हो रहे होते हैं. ठीक है, सो ये सब देखो बहुत इजी है, बट यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिया हुआ है. द करेक्ट आंसर हेयर इज ए गाइस. ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है. देखो, it is a process where harmful chemicals keep increasing as they move up in the food chain. यानी जैसे जैसे केमिकल्स फूड चेन में बढ़ना स्टार्ट होते हैं एक एक लैडर पे, यानी मान लो यहाँ पर देखो कम है, ठीक है, ग्रास में, फिर इस ग्रास को इस माउस ने खाया तो यहाँ पर देखो ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद इस माउस को इस स्नेक ने खाया तो वो और ज़्यादा हो गया, और लास्ट में जब इस बर्ड ने स्नेक को खाया तो वो और ज़्यादा हो गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस तुम लोगों को ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट लेवल. तो यही होता है बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल केमिकल इंक्रीज एज दे मूव अप इन फूड चेन. प्लीज रिमेंबर, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक टाइनी वाटर प्लांट्स और plankton absorbs toxic chemicals such as pesticides और heavy metal. इन्वायरमेंट में जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हैवी मेटल, टॉक्सिक केमिकल इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, when small fish eat a lot of these tiny plants, they accumulate more toxin inside their body. So fish जो है ये plants को खाती है तो उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, और जितना बड़ा फिश होगा उतना ज़्यादा टॉक्सिन उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा. नाउ when bird, human or top predator eats the big fish, they end up with the highest amount of toxins. और जब वही फिश को कोई बर्ड खा लेती है या फिर कोई ह्यूमन खा लेता है, ठीक है, तो उसके जो टॉक्सिन्स है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, देखो, when a lake gets polluted with mercury, a toxic metal, tiny plankton in the water absorb it. जब कभी लेक में टॉक्सिक मेटल बढ़ जाता है, मरकरी बढ़ जाता है, पोल्यूट हो जाती है लेक, तो उसके जो भी उसके अंदर जो भी रहते हैं, फिशेस रहती हैं, वो सब उसको कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, स्मॉल फिश दैट कंज्यूम हंड्रेड्स ऑफ दिस प्लैंकटन, बहुत सारे ये लोग प्लैंकटन को खाते हैं और इनके बॉडी में मरकरी बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, देन बिगर फिश ईट मैनी स्मॉल फिश, उनके में और बढ़ जाता है ना. when humans or birds consume this big fish they end up with the highest concentration. तो लास्ट स्टेज में जो भी कंजम्पशन करता है वो उसके सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस गाइज. नाउ आई होप आप लोगों को बायो मैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा. इट इज़ वेरी वेरी इजी. यहाँ पर देखो मैंने बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लगा दिया है. ठीक है, देखो, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन अ फूड चेन. ठीक है, फूड चेन में पॉल्यूटेंट का बढ़ना. बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे पॉल्यूटेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन. ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. इसमें से कौन सा है जो सोशलाइजेशन का एजेंसी नहीं है? स्कूल, इमाइग्रेशन, रिलीजन, सिनेमा हॉल, इरिगेशन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है ये. सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट प्लीज गलत मत करना एग्जाम में, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ. द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड. देखो, स्कूल एक एजेंसी है, रिलीजन एक एजेंसी है,
बट इमाइग्रेशन इज नॉट एजेंसी, सिनेमा हॉल इज नॉट एजेंसी, इरिगेशन इज नॉट एजेंसी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारा सोशलाइजेशन नहीं कराती हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Panchayati Raj institution in India have brought about one of the following. Panchayati Raj institution is a very important topic guys. Please अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ये सारे टॉपिक्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं इनको एक बार रीड कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, रात में या अर्ली मॉर्निंग, ठीक है. Spread of education, eradication of untouchability, formal representation of weaker section in village governance, given ownership of land to the weaker section. What will be the correct answer? The correct answer is C guys. Please remember it is formal representation of weaker section in village governance. ठीक है. अच्छा, you all know that ये जो PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, it promotes grassroots democracy and decentralized government, right? राइट. इसके अलावा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो आपको इसमें याद रखना है. राइट. ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ऐसे ही डायग्राम बना के लिख लो और याद कर लेना, ठीक है. इसमें रिजर्वेशन की बात होती है. ओके, वीकर सेक्शन को जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और वुमेन. ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर एवरीथिंग, ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एन इररेशनल फियर एंड नेगेटिव इमोशन रिएक्शन टू होमोसेक्सुअलिटी, देयर लाइफस्टाइल एंड आइडेंटिटी. ये मैंने पढ़ाया है, ये इग्नू में मैंने पढ़ाया था और देखो सीयूईटी पीजी सोशल वर्क में आया हुआ है. देखो, एक ऐसा इररेशनल फियर या नेगेटिव इमोशनल जो कि होमोसेक्सुअलिटी की तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? होमोफोबिया, होमोसेक्सफोबिया, बोथ होमोफोबिया एंड होमोसेक्सफोबिया, नन ऑफ द अबव. नाउ एज पर माई नॉलेज गाइज होमोसेक्सोफोबिया करके कोई टर्म नहीं है, ठीक है. द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ए, दैट इज होमोफोबिया. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच इज द स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा है जो स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी. प्लीज रिमेंबर गाइज, इट इज त्रिपुरा. एंड यहाँ पर ना आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोगों को याद करनी होती हैं 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर. नाउ कुछ स्टेट्स हैं जिनको हम लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं और उसमें से मतलब उसके अलावा एक है जिसको हम लोग ब्रदर बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं बहुत इजी वे में आपको ये चीज़ समझाती हूँ. देखो, सबसे पहले याद रखो डबल ए, ट्रिपल एम एंड देन एन टी, ठीक है. देखो, इसी तरीके से याद रखना, मैंने भी इसी तरीके से याद किया था. पहली स्टेट जो इसमें आएगी वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. दूसरा जो ए है उसका मतलब है असम. देन कम्स मेघालय, मणिपुर, मिजोरम. एन से होगा नागालैंड
और टी से त्रिपुरा। प्लीज रिमेंबर दिस गाइस, अरुणाचल प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट है, ओके, एंड त्रिपुरा जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो ये होते हैं 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, प्लीज रिमेंबर। इसके अलावा वन ब्रदर जो मैंने आपको बताया ना, तो वन ब्रदर में आता है सिक्किम। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे अरुणाचल प्रदेश पूछ लें, लार्जेस्ट पूछ लें। ओके, तो प्लीज रिमेंबर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, एंड ब्रदर है सिक्किम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, studies show that dash is the optimal amount of stress that people need to positively promote their health and sense of well-being, which coincides with dash theory. What will be the correct answer? Eustress Maslow, intensity cognitive consistency, eustress arousal या फिर distress biological instinct? हिंदी में भी क्वेश्चन को रीड करो एंड मुझे सब लोग चैट में आंसर दो। इट इज़ फ्रॉम साइकोलॉजी। सो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में को नहीं पढ़ाया इस बार, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट ईयर तक मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट सोशल वर्क का पोस्ट करूँ। सो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एम कर रहे हैं उनके लिए तो बेटर है, बट जिनका कल ही एग्ज़ाम है उनके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि सोशोलॉजी के बैच के साथ साथ आई कुड नॉट मैनेज सोशल वर्क। What will be the correct answer here? The correct answer is C. Okay guys, देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर जो आपका स्ट्रेस है ना, वो अगर एक लेवल तक रहेगा, अच्छे लेवल तक रहेगा, तो वो पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और ये हम लोग अरोजल थ्योरी में इसको पढ़ते हैं। ओके, ये देखो, यू स्ट्रेस रिफर्स टू पॉजिटिव स्ट्रेस विच हेल्प्स इम्प्रूव मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वेलबींग। यानी थोड़े लेवल तक का जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस कह सकते हैं, ठीक है ना। अरोजल थ्योरी क्या है? देखो, अरोजल थ्योरी सजेस्ट दिस दैट ऑप्टिमल लेवल ऑफ अरोजल या फिर स्ट्रेस दैट इन्हांसेस परफॉर्मेंस। तो इस तरह की बात इस थ्योरी में की है, ये चीज़ याद रखना। ओके गाइज, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग है, यूएन कन्वेंशंस दिए हैं और उनके ईयर से उनको मैच करना है। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and Convention on Rights of Person with Disability. What will be the correct answer? तो हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। The correct answer here is D guys. So E का है second, ठीक है। याद रखना, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन केम इन 1989, ओके। Convention on Elimination of All Form of Racial Discrimination came in 1965, and Elimination of All Forms of Discrimination Against Women came in 1979. Disability की बात हो तो 2006. Okay, please remember. Now, question number 11. मैच द कॉलम है, पर्सनालिटी को उनके कंट्रीब्यूशन के साथ हमें मैच करना है। ओके, सो देखो क्वेश्चन को एंड ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, मैच करो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सबसे पहला है अरुणा रॉय। नाउ अरुणा रॉय इज़ इन योर सिलेबस, तो इनको पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नहीं करना है, बस विकीपीडिया का पेज इन सारे लोगों का पढ़ लेना, ठीक है। सो अरुणा रॉय किसके साथ जाएंगे? पावर ऑफ लेबर्स एंड फार्मर्स, एसिड अटैक सर्वाइवर, टीच फॉर इंडिया, स्ट्रगल अगेंस्ट AFSPA. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो, हेयर द करेक्ट आंसर इज A. तो अरुणा रॉय, पावर ऑफ लेबर्स एंड फार्मर्स। देन आयरन शर्मिला, शी विल गो विद द फोर्थ, स्ट्रगल अगेंस्ट AFSPA. Lakshmi Agarwal will go with acid survivor, and Shaheen Misti will go with teach for India. Okay guys, please remember. क्वेश्चन नंबर 12, कुछ एक्ट्स दिए हैं और आपको उनके ईयर्स के साथ मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं गाइस एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जो एक्ट्स हैं जो PYQ में आए हुए हैं उनको जरूर से देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is B. Mental Health Care Act
came in 2017. National Green Tribunal Act came in 2010. Then Hindu Succession Act came in 1956, and last Protection of Human Rights 1993. Please remember. Now, question number 13. Which of the following provides that state parties shall take all measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations? सो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, स्टार्टिंग के आर्टिकल्स, वो आपको ज़रूर से करने हैं, ओके। What will be the correct answer? The correct answer is D. आर्टिकल 16 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, राइट। क्वेश्चन नंबर 14. कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए हैं और कुछ डेट्स दिए हैं, आपको मैच करना है। नाउ मैंने एक फाइल शेयर की थी टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की, आई होप आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, राइट। इंटरनेशनल योगा डे, वुमेन्स डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। नाउ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो एवरीबडी नोज, इट्स 5 जून, तो इसके हिसाब से अगर हम मैच करें तो सी का 4th होगा, तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन कट हो जाएगा, या तो फर्स्ट होगा या 4th होगा, राइट। Here the correct answer is D. So International Yoga Day 21st June, then International Women's Day 8th March को होता है, अभी हुआ था, and International Human Rights Day is on 10th December. Okay guys, please remember. Now question number 15. The hypothesis that people perceive the world through the cultural lens of language. कौन सा इसमें से हाइपोथेसिस है जो ये कहता है कि हम लोग जो वर्ड है उसको लैंग्वेज के थ्रू देखते हैं, कल्चरल लेंस ऑफ लैंग्वेज, इसको याद रखना, ठीक है। हैना हाइपोथेसिस, गिटिन्स हाइपोथेसिस, फुको हाइपोथेसिस या फिर सापिर वोर्फ हाइपोथेसिस। इजी क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी वालों के लिए तो ये बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड। सापिर वोर्फ हाइपोथेसिस कहता है कि किस तरीके से लैंग्वेज हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है, ठीक है। एंड इसके बारे में बात करी है एडवर्ड सापिर एंड बेंजामिन वॉर्फ। सो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ और याद रखना, इसका दूसरा नाम दैट इज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। कभी कभी इस नाम से भी एग्जाम में आ जाता है, ओके, सो प्लीज रिमेंबर, ओके। इसमें बात क्या होती है कि हाउ लैंग्वेज शेप्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 16. कुछ शेड्यूल हैं और आपको बताना है कौन सा शेड्यूल किस बारे में बात करता है। नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर कि बाकी के सारे शेड्यूल्स भी आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही फैक्चुअल हैं, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ के जाना एग्जाम में ये सब। बताओ क्या होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी। चलो मैच कर लेते हैं। 9th शेड्यूल बात करता है एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे इंडस्ट्रीज, ओके। 10th शेड्यूल बात करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। देन 11th शेड्यूल बात करता है पंचायती राज के बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हर बार क्वेश्चन आया है। देन डी का आंसर है फर्स्ट, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 12th शेड्यूल, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. In which year India has ratified the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination? कौन से ईयर में रेटिफाई हुआ था कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, CEDAW। नाउ इसका फुल फॉर्म याद रखना गाइज, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो किस ईयर में हुआ था। द करेक्ट आंसर इज डी। प्लीज नोट इट्स 1993, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. कुछ लेजिस्लेशंस हैं और कुछ ईयर्स हैं, इनको आपको मैच करना है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ तो बहुत इजी हैं जो मैंने अभी सोशल प्रॉब्लम वाली क्लास में ही आपको पढ़ाए थे। द करेक्ट आंसर इज सी,
फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो 1948 में आया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट 1961। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट 1986 एंड अनटचेबिलिटी 1955. Okay, please remember. Question number 19. The typical characteristics of a rural community are what? रूरल कम्युनिटी के फीचर्स पूछे हैं आपसे। Dominance of primary relation, impersonality and anonymity, agriculture and allied activities, social heterogeneity. What will be the correct answer? The correct answer is, it is A. देखो, डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशन रूरल कम्युनिटी में हो सकता है, और एग्रीकल्चर तो सबसे ज़्यादा होगा ही। इम्पर्सनल और एनोनिमिटी अर्बन कम्युनिटी में होता है, और सोशल हेट्रोजेनिटी भी, यानी सब एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं सोसाइटी में। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर कुछ स्कीम्स दी हैं एंड आपको उनके ईयर से मैच करना है। दिस क्वेश्चन केम इन 2024 गाइस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड मुस्कान इनिशिएटिव। What will be the correct answer? The correct answer is B guys, please remember. मैच कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये आया था 2016 में। ओके, मिशन इंद्रधनुष आया था 2014 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दिस केम इन 2005 एंड मुस्कान इनिशिएटिव केम इन 2021। ओके, प्लीज रिमेंबर। इन केस कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, है ना, इसलिए ये सारी चीजें ध्यान रखना ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इमोशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखो, पहला है कि हर्ट्सबर्ग लिकर्ट स्केल इज ऑफन यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ एग्रेशन। Emotion influence our perception, thinking and behavior. Emotions are related to subjective feelings and influence learning. Cognitive development is not related to emotional development. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। क्वेश्चन को रीड करो एंड देन आंसर इन द चैट। इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज सी। बी और सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, इमोशंस जो हैं वो हमारे थिंकिंग और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, राइट। जिस तरह के हमारे इमोशंस होंगे हम वैसा बिहेव करेंगे, हमारी थिंकिंग वैसे ही हो जाएगी, राइट। इमोशंस आर रिलेटेड टू सब्जेक्टिव फीलिंग। हर इंसान के जो इमोशंस है ना वो अलग अलग होते हैं। कोई चीज़ मेरे लिए इमोशनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो इमोशनल हो। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ओके, नाउ लुक एट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ एग्रेशन जो है वो हर्ट्सबर्ग नहीं यूज करता है। हर्ट्सबर्ग यूज करता है जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसको मेजर करता है ये। ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट, इज नॉट रिलेटेड, सॉरी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हमारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। देखो, कुछ एनजीओज दिए हैं और कुछ उनके फाउंडर्स दिए हैं, हमें मैच करना है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज बी। सो हम लोग मैच कर लेते हैं ना। तरुण भारत संघ, दिस इज राजेंद्र सिंह। देन सेवा के बारे में एला भट्ट। नवधान्य, इसको करेंगे वंदना शिवा से, एंड प्रिया राजेश टंडन। ठीक है, नाउ देखो, सारे एनजीओज के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। तो तरुण भरत सिंह के बारे में अगर हम बोलें तो वो राजेंद्र सिंह उसके फाउंडर हैं, जो कि वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। इन्होंने वाटर कंजर्वेशन पे काफी काम किया था। सेवा जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, एला भट्ट, इन्होंने वुमेन को एम्पावर किया था इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, नवदान्या की बात करें तो वो वंदना शिवा का है, एंड शी फोकस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। Please remember all this. Then Priya, that is participatory research in Asia. This is Rajesh Tandon, and he worked on participatory research, governance, social transformation. Okay. Now, question number 23. Right to seek information means what? The right to seek information from any public authority, the right to inspect only limited work being carried out by public authority,
द राइट टू टेक इन्फॉर्मेशन ओनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट या फिर द राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय public authority, the right to take certified copies of record held by public authority. Now what will be the correct answer? राइट टू इन्फॉर्मेशन मैंने सोशल प्रॉब्लम वाले क्लास में डिस्कस किया था अभी कल ही. सो क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी. देखो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम लोग पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन को सीक कर सकते हैं. स्टेटमेंट डी सही है क्योंकि हम लोग कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ई भी सही होगा यानी राइट टू टेक सर्टिफाइड कॉपीज, हम सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से. ठीक है ना. राइट टू इंस्पेक्ट ओनली लिमिटेड वर्क बीइंग कैरिड आउट बाय पब्लिक अथॉरिटी, तो ये गलत हो जाएगा, लिमिटेड वर्क नहीं होगा. इसके अलावा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ना क्वेश्चन नंबर 24 है. देखो एक बुक जो सोशल वर्क में आई है, अब ओरिजिनल्स किसकी बुक है? एलपी विद्यार्थी, एससी रॉय, एल्विन वेरियार या फिर हेमिनडॉर्फ. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है गाइस. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एल्विन वेरियार. प्लीज रिमेंबर, ये सोशियोलॉजी में ही पढ़ते हैं हम लोग बुक, जब हम लोग जीएस घोरे और एल्विन वेरियार की डिबेट में जाते हैं. राइट, इनकी ट्राइबल डिबेट जो है वो बहुत फेमस है. क्वेश्चन नंबर 25. Every culture contains a large number of guidelines which direct conduct in particular situations. Such guidelines are known as what? Tradition, mores, norms, socialization. What will be the correct answer? बहुत ध्यान से पढ़ो, ये मैंने कई बार पढ़ाया है इस चैनल पे. सब लोग इसका सही आंसर दो. Those of you who are giving C आंसर, वेरी गुड. यहाँ पे नॉर्म्स की बात हो रही है. हर कल्चर में कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होते हैं. ठीक है, एंड दे आर रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर सिचुएशन. दैट मीन्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस. प्लीज रिमेंबर. और जब वैल्यूज होगा तो जनरल गाइडलाइंस. ओके. क्वेश्चन नंबर 26. इन इकोनॉमिक्स देयर आर फ्यू बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. कौन से हैं वो? लैंड, लेबर, मार्केट, कैपिटल, इंटरप्राइज. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी गाइस. प्लीज रिमेंबर. देखो मार्केट नहीं आएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, बाकी सब आ जाएगा. ठीक है, 5 होते हैं टोटल. नाउ यू हैव टू टेल मी इन दी चैट और इन दी कमेंट सेक्शन की कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. मैंने मैराथन लिया है एक लास्ट ईयर आई थिंक, जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं. तो आई होप आप लोगों ने वो मैराथन देखा होगा. मैंने वहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ाया है. ओके. क्वेश्चन नंबर 27. A measure of intellectual functioning is expressed in terms of age, social, mental, chronological, biological. What will be the correct answer? Measure of intellectual functioning. Intellectual functioning को हम लोग कैसे देख सकते हैं एज के टर्म्स पे? सो द करेक्ट आंसर इज बी गाइस. जाहिर सी बात है, अगर हमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को देखना है तो हम मेंटल फंक्शनिंग को देखेंगे, या यू कैन से मेंटल मेजर करेंगे, तभी हम देख सकते हैं. राइट. Question number 28. According to Emile Durkheim, those aspects of social life that shape our actions as individuals are known as what? Social fact, social value, social institution, social norms. So, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो जिसके बारे में एमाइल दरखाइम बात करते हैं? What will be the correct answer? The correct answer is social fact guys. Please remember, he talks about social fact और मैंने social fact ऑलरेडी आपको चैनल पे ही पढ़ा रखा है. तो जिनको नहीं पता है प्लीज़ वो वीडियो जाके देखना, सर्च करना एमाइल दरखाइम सोशल फैक्ट, मिल जाएगा. ओके, गेट की प्लेलिस्ट में है आई थिंक. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. An arrangement of practices and behavior on which members of society base their daily life is called what? Social control, social policy, social legislation या फिर social order. What will be the correct answer? Arrangement of practices and behavior बहुत इजी क्वेश्चन है और डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा. द करेक्ट आंसर इज डी, सोशल ऑर्डर होगा इसका आंसर. सोशल ऑर्डर का मतलब होता है सोसाइटी में वो अरेंजमेंट जो हमारा होता है, हमारे बिहेवियर का, हमारे प्रैक्टिसेस का. राइट, जो कि हम लोग डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं. राइट. ना क्वेश्चन नंबर 30. अरेंज द फॉलोइंग एज पर अकरेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. यहाँ पर हमें अर्लीस्ट टू लेटेस्ट में इसको अरेंज करना है. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer here is A guys.
ABCD बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखो सबसे पहले था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एंड ये हुआ था 1854 में, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जो है वो हुआ था 1905 में। ओके, नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट फिस्कल कमीशन ये हुआ था 1922 में एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में। ओके, प्लीज रिमेंबर, सो ABC is the correct answer. Now, question number 31. Who in a study entitled Social Structure examined the institution of family in a wide range society? Social structure के बारे में फैमिली से रिलेट करके किसने स्टडी किया है? नैन्सी, जॉर्ज पीटर मुर्डॉक, मेल्विन हस्कोविट्स, MG स्मिथ। इजी क्वेश्चन है ये, मैंने अभी आई थिंक कल के सेशन में इग्नू में पढ़ाया है आपको। द करेक्ट आंसर इज बी, GP मुर्डॉक इज द करेक्ट आंसर। एंड देखो सोशोलॉजी से कितने क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, तो प्लीज गलत मत करना। ठीक है, सोशल कॉन्सेप्ट्स में आपको स्कोर करना है 100%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। कुछ देखो टर्म्स दिए हैं एंड इनको हमें मैच करना है, बहुत इजी है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे गाइस, आई वुड रियली सजेस्ट कि एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझने की कोशिश करना। जैसे देखो यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है बट सीधा सीधा दिख रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंजम्पशन ऑफ गुड्स दैट डू नॉट एग्जॉस्टेड इमीडिएटली, सो डी का तो थर्ड होगा क्योंकि कंज्यूमर कंजम्पशन इससे ही लगा सकते हो आइडिया, राइट। सो अगर डी का 3 होगा तो देखो डी का 3 सिर्फ 2 में है, तो ए और डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो आपके पास अब 2 ऑप्शन है, 2 में आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? इजी, कैपिटल अभी हम लोगों ने देखा था ये, सो ए का फर्स्ट हो जाएगा ना। अगर इन दोनों ऑप्शंस को अभी देखो तो बी वाले में ए का फर्स्ट है, राइट, सो सेकंड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब बी का भी देख लेते हैं। सो बी है कैश रिजर्व रेशियो विच इज द फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद RBI। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स है तो टैक्स की बात यहाँ पे की गई है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर तुम्हें नहीं भी पता है ना आंसर, फिर भी थोड़ा सा दिमाग यूज करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर एक भी टर्म का मीनिंग समझ में आ रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। असर्शन दिया है, रीजन दिया है एंड यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर। असर्शन है कि कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बिकॉज कैंसर इम्पेयर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शंस फॉर अ फ्यू डेज। सो कभी भी ऐसे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर हमें बिकॉज लगाना होगा। ठीक है, एक सेंटेंस के बाद। सो बताओ क्या होगा इसका आंसर? इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया वेरी गुड। ए जो है वो सही स्टेटमेंट है। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, यानी ये स्प्रेड नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट इज योर कैंसर इम्पेयर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शंस फॉर फ्यू डेज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्यू डेज नहीं होता है और क्रॉनिक डिजीज होती है कैंसर, यानी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। ठीक है, क्रॉनिक होती है बाय नेचर, सो आर जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ question number 34. Who draws the following conclusion that gender roles are culturally rather than biologically determined? किसने कहा था कि जो जेंडर रोल्स होते हैं वो कल्चर पे बेस्ड होते हैं ना कि बायोलॉजी पे? ना गाइस, ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं इग्नू में जेंडर बेस्ड एंड आई होप आप लोगों ने इग्नू सीरीज को फॉलो किया होगा क्योंकि वहां से काफी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लोगे। जितने भी मेरे चैनल पे MCQ सेशंस हैं ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशोलॉजी एंड फॉर सोशल वर्क एज वेल। तो क्या होगा आंसर बताओ? ब्रूनो बेथेल्म, एन ओकले, अर्नेस्टाइन फ्रीडल या फिर शेरी ऑटनर? इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज एन ओकले। एन ओकले की एक फेमस बुक है जिसमें ये कहती हैं कि जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, उस बुक का नाम है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, and this book came in 1972. Okay guys, please remember. Now question number 35. The broad source of primary commercial energy in India are what? Coal and lignite, oil and gas, agricultural waste, electric power. What will be the correct answer? मेजर प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी सोर्स पूछा है आपसे।
सो यहाँ पर एक है जिसको एलिमिनेट करना है. द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी. सो थर्ड जो है वो आपका ऑप्शन सही है, सी. एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो प्राइमरी सोर्स में नहीं आएगा और ना ही वो कमर्शियल एनर्जी का कोई सोर्स है, राइट. क्वेश्चन नंबर 36. इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी. अगर एक ऐसा इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है जहां पर मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? मनी एक्सचेंज, ओपन मार्केट ऑपरेशन, द ट्रांजैक्शन मोटिव या फिर बार्टर एक्सचेंज. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है ये. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बार्टर एक्सचेंज. बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है कमोडिटीज का एक्सचेंज, यहाँ पर मनी का कोई भी रोल नहीं होता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. समटाइम्स सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लाइक ओजोन, PAN, HNO, H2SO4 formed from primary pollutant are more toxic than primary pollutant. This phenomena of increased toxicity in pollutant is called what? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं जितना ज़्यादा उनसे बने हुए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट टॉक्सिक होते हैं. तो ये जो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है पॉल्यूटेंट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिज्म, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यूट्रोफिकेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन. तो बायोमैग्निफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया. इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से फूड चेन के थ्रू पॉल्यूटेंट का जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ रहा है. तो बायोमैग्निफिकेशन तो नहीं होगा. द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, थोड़े से मैंने नोट्स ऐड किए हैं तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सिनर्जिज्म क्या होता है. Sometimes when two or more pollutant mix in environment, they react with each other and become even more harmful. इसी को हम लोग सिनर्जिज्म कहते हैं. यानी अगर दो या दो से ज़्यादा पॉल्यूटेंट कौन होते हैं? जो पॉल्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जब मिल जाते हैं और ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिज्म. प्लीज रिमेंबर. स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड सनलाइट रिएक्ट टुगेदर, देन ओजोन बनता है जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं. ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और उसकी वजह से एसिड रेन होती है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर. दिस मीन्स दैट इवन इफ ओरिजिनल पॉल्यूटेंट वर नॉट वेरी डेंजरस, देयर रिएक्शंस कैन क्रिएट न्यू एंड मोर टॉक्सिक सब्सटेंस. ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा. मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाया है. मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं आपको सारे इन्वायरमेंट के टॉपिक्स पढ़ाती, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ. अभी हम लोग क्योंकि कल ही एग्जाम है तो हम लोग सिर्फ PYQ पे ही बेस करके पढ़ सकते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. डैश इज द सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर टू द कंज्यूमर. वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आप लोगों ने 2017 में ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, और कीवर्ड भी दिया हुआ है. देखो, द करेक्ट आंसर इज डी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द करेक्ट आंसर. अब देखो, सोशल वर्क में ना ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जहां पर तुम्हें आइडिया नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी क्वेश्चन के बारे में, बट फिर भी थोड़ा सा अगर दिमाग ओपन करके पढ़ोगे, अगर इग्नू जैसे क्वेश्चंस करके आए हो तो फिर चीज़ें आसानी से कर लोगे. ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना कि एग्जाम में लॉजिक के साथ ही जाना. अगर क्वेश्चन में बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है तो उसको स्किप कर देना. ठीक है, सब कुछ करना नहीं है, वैसे भी इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है सोशल वर्क की, तो जो बिल्कुल आइडिया लगे कि नहीं कर पाओगे उसको छोड़ देना. ओके. ना क्वेश्चन नंबर 39 देखो, असर्शन एंड रीजनिंग. द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज मोस्ट suitable for families engaged in agriculture because with the establishment of new factories in urban area, worker from village move to city which disintegrates the society. Sorry, it disintegrates the joint family. What will be the correct answer? क्वेश्चन कह रहा है कि जो जॉइंट फैमिली है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जब हम लोग अर्बन की तरफ आते हैं तो वहाँ पर विलेजेस को सिटीज़ में मूव करना पड़ता है और इससे जॉइंट फैमिली जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीज़न भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अर्बन एरियाज़ में मूव करते हैं हमारा जो जॉइंट फैमिली है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. राइट. Now, question number 40 and last question of this class. तो अभी के लिए हम लोग 40 questions पे ही रुकेंगे. Now, इसका आंसर दो मुझे. Dash resemble the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act of 1935. Instrument of instruction से क्या resemble करता है? DPSP, fundamental right, fundamental duties या both 2 and 3? सब लोग चैट में आंसर दो. The correct answer is A.
DPSP जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा मैच करता है। देखो यहाँ पर मैंने नोट्स भी ऐड किए हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेंशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये इसमें क्या था, इसमें कुछ गाइडलाइंस थी गवर्नर जनरल के लिए और गवर्नर के लिए कि कैसे उनको अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है गवर्नेंस में, ठीक है। दैट मीन्स गाइड द स्टेट इन पॉलिसी मेकिंग। सो ऐसे ही DPSB भी हमें गाइड करता है, ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल गाइडलाइंस होती हैं गाइस, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो याद रखना। प्रमोट करता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट। जबकि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो इंडिविजुअल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करते हैं, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ओके। सो दैट्स इट गाइस, अभी के लिए हम लोग 40 क्वेश्चंस पे ही रुकेंगे और शाम को हम लोग 40 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है, अभी जो बचा हुआ टाइम है, प्लीज़ उसमें ये टॉपिक्स को कवर करो, रीड करो, ओके। शाम को हम लोग और 40 क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये सोशल वर्क का ग्रुप है गाइस, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लेना जो लोग सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये मेन सोशोलॉजी का चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ऐप है जिसके बारे में तुम लोगों को पता ही है, तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ गाइस प्लीज़ नोट कि शाम को भी क्लास होगा, तो ये सिर्फ पार्ट 1 है, ठीक है। अभी के लिए 40 क्वेश्चंस है, इसके बाद 40 क्वेश्चंस हम लोग शाम को करेंगे, ओके। चलो शाम को मिलते हैं फिर, बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग।